नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज क्लास 11th का सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7, जिसका नाम है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये पढ़ाया क्यों जा रहा है, ये जो हमारे पास है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए, बहुत ही बेसिक सी बात मैं आपको समझाता हूँ। अब सपोज करो कि जब हम कोई चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है, और उसको जानने के बाद हम उसका उपयोग करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें उसके उपयोग के दौरान कब कितनी मात्रा में वो चीज लेनी है, कब कितनी मात्रा में वो चीज हमें नहीं लेनी है, किसको हम कितना दे रहे हैं, कितने अमाउंट में हम ले रहे हैं। तो आपके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए। जब आप चीनी की बात करते हो, जब आप नमक की बात करते हो, जब आप दाल की बात करते हो, तो उसको मापने के लिए हमारे पास तराजू होते हैं, हमारे पास वो जो मेजरमेंट के लिए हमारे पास इक्विपमेंट्स है। लेकिन अगर आप सपोज करके देखो कि अगर हम अंदाजे से उसको बेचना चालू कर दे तो कितना मुश्किल होगा ना हमारे लिए खरीद बिक्री करना। इसीलिए मापने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, ठीक है, कि कितना मास में हम इनटेक कर रहे हैं, कितना मास में हम आउटटेक कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हमें एटम और मॉलिक्यूल्स के मासेज को मापना होता है, तो उसके लिए भी तो कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए। तो सर, तराजू तो आपने भी बोला, ये तराजू तो बना हुआ है ही, तो फिर बाकी की क्यों जरूरत है। तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। इस रूम में बहुत सारा एयर भरा हुआ है, जिसमें ऑक्सीजन भी होंगे, नाइट्रोजन, बहुत से गैस होंगे, पर मान के चलिए उस गैस को हमको मापना है, तो क्या हम तराजू लेके हवा में से लटकाएंगे? क्या वो उस पर आएगा? नहीं आएगा। तो इसका ये तरीका नहीं हो सकता है कि आप तराजू लेकर के आप माप लीजिए कि हाँ कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम है, ऐसा नहीं हो सकता। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रक्रिया को समझने के लिए कि हम आखिर मापते कैसे हैं, क्योंकि तराजू से एटम और मॉलिक्यूल्स को, इस रूम को हम नहीं माप सकते हैं, ठीक है। उसके संगठन को माप सकते हैं, बहुत सारा हो जाए, बट अगर बहुत छोटे लेवल पे चेक कीजिएगा तो हम उसको तराजू से नहीं माप सकते। तो फिर किससे मापेंगे भाई? इसी सवाल के लिए तो हम आज यहाँ पे आए हैं, जिसमें हम लोग जानने वाले एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास के बारे में, ठीक है। तो अब एक सवाल मेरा आता है, ये चीजें एटम और मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा छोटे लेवल पे बात होती है। छोटे लेवल की कहने का मतलब हुआ कि एटम का साइज इतना छोटा होता है कि शायद हम देख भी नहीं पाते हैं, बहुत ज्यादा छोटा था, बहुत ज्यादा, ठीक है, एटम का साइज। और मॉलिक्यूल्स के भी साइज बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। तो इतने छोटे छोटे चीजों को ढूंढना और उसका मास निकालना, यही बहुत मुश्किल वाली कॉन्सेप्ट थी। तो फिर इसको कैसे सॉल्व किया गया, तो चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग बात करते हैं एटॉमिक मास का। तो हुआ क्या कि जब भी हम कोई मास कर लेते हैं तो उसको हमेशा रिलेटिव में दिखाते हैं। कहिएगा रिलेटिव मतलब क्या हुआ? तो आप सपोज करके देखिए कि हम क्या करते हैं, आप गए दुकान पे और बोलते भैया चीनी लाइए, तो वो चीनी के लिए क्या करता है, आपको उतना ही चीनी देता है जितना उसने रिलेटिव के लिए बटखारा रखा है कि इसके तुलना में मैं चीनी को मापूंगा। तो आप चीनी नहीं ले रहे हो, एग्जैक्टली में उससे रिलेट करके वो चीजें ले रहे हो, ठीक है। फिर आप लिक्विड लीजिएगा तो उसके लिए अलग रिलेटिव बना हुआ है, दूरी कोई कपड़ा लीजिएगा उसके लिए अलग रिलेटिव बना हुआ है। तो सब कुछ के लिए रिलेटिव बनता है। रिलेटिव कहने का मतलब उसके तुलना में हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब एक बात बताइए, एटम को जब हमको पता करना था कि भैया हमको एटॉमिक मास पता करना है, तो बोला कि एक काम करते हैं, एक के बारे में डिटेल जान लेते हैं, अच्छे से पूरा पढ़ लेते हैं, और बाकी को उसी से तुलना कर करके चेक करेंगे कि वो चीजें कितनी छोटी है और कितनी बड़ी है। कहिएगा 1 मिनट सर, नहीं समझे? तो चलिए समझाता हूँ। मान के चलिए आपके मोहल्ला में कितना धनिक आदमी है, मान लीजिए 15-20 धनिक आदमी होगा। आपको पता करना है कि सबके पास कितना कितना रुपया है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा कहते हैं, एक आदमी के पास कितना रुपया है ये पता कर लेते हैं कि एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है। तो बोलता है दूसरे के पास कितना है, तो दूसरे के पास पहले वाले के 2 गुना है। तो मतलब पहले वाले के पास 1 लाख है, उसके पास 2 गुना हो गया, तो अब हो गया 2 लाख। फिर बोलेगा तीसरे वाले के पास, तो पहले वाले के 4 गुना, चौथे वाले के पास पहले वाले के 5 गुना। तो आपको समझ में आ रहा है, आप एक क्वांटिटी अगर पता लगा लेते हो तो बाकी को उससे तुलना करवा करवा के हम जान सकते हैं। यही हाल एटॉमिक में भी कहा गया कि अगर किसी का एटॉमिक मास निकालना है तो आप एक के बारे में अच्छे से जान लीजिए और फिर इसको रिलेटिव करवा करवा के, तुलना करवा करवा के अब दूसरे के बारे में जान लीजिएगा, ठीक है। तो बोला ओके कोई बात नहीं है। तो बोला कि ठीक है, हमको रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में बताइए। तो जब रिलेटिव की बात आई तो बोला कि किसको रिलेटिव डाला जाए पीरियोडिक टेबल में, किसको एक माना जाए कि हाँ इसी से हम उसकी तुलना करवाएंगे। तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, मेरा सारा कुछ लेक्चर पर ही डिपेंड करता है, तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए, ठीक है। साइंस सिर्फ रटने का चीज नहीं है, लेक्चर रूप से उसको समझिएगा तब आपको उसकी साइंस की मतलब इतनी गहनता समझ में आएगा। जब उसकी गहराई आपको समझ में आ जाएगी तो लगेगा इतना मजेदार चीज तो है। तो प्यारे बच्चों, इसी में आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भैया रिलेटिव में आप क्या करते हो, तो देखिए बहुत बेसिक सी बात है, तुलना करवा रहे हैं।
पर तुलना के दौरान हमें एक बात देखनी है कि आप जब एक घर बना रहे हो, बड़ा सा घर, और किसी दुकान के पास जाते हो, बोलते भैया हमको टाइल्स लगवाना है पूरे घर में, तो बोलता है ठीक है आप एक काम करो, लगवा लो, पैसा दे दो उतना का। बोलते कितना टाइल्स लेना है आपको? पता नहीं, बस टाइल्स लेना है। क्योंकि तो घर कितना बड़ा है मुझे नहीं पता, कितना बड़ा बनेगा, बस बनेगा, होगा, अलग अलग साइज का घर है। तो वो टाइल्स वाला आपको बड़ी मार मारेगा। क्यों मारेगा? कि भैया जब आप हमको साइज नहीं बता रहे हो, हमको शेप नहीं बता रहे हो, तो आप हमको कैसे बता सकते हैं कितना टाइल्स लगेगा? तो वो क्रुद्ध होकर आपसे एक बात बोलेगा बड़ी चालाकी से। वो बोलेगा हम एक डब्बा का दाम आपको बता देते हैं कि मेरे एक डब्बा के टाइल्स का दाम 200 रुपया है, आपको जितना आपके घर में लगे लगा लो, उतना से मल्टीप्लाई करके हमारा वैल्यू निकाल देना। कितना अच्छा बात बोला। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार हमें एक का मान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि एक का मान पता होगा तो हम जितना चाहेंगे उतना का निकाल लेंगे। ठीक, तो बोला कि ओके, बहुत अच्छी बात आपने बोली कि एक का निकाल लेंगे और जितना का बोलेगा उतना से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। तो एक का मान निकालने के लिए ध्यान से टाइल्स वाला एग्जांपल पकड़ लीजिएगा, इसी पे केमिस्ट्री टिका हुआ है। ठीक है, तो आपको पूछेगा एक का सबसे अच्छा स्रोत हाइड्रोजन है, तो कहता है कि चलो मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूं, और मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट होगा उसके एक एटम का जितना मास है उसको तुलना करवा दीजिए, भाग करवा दीजिए मास ऑफ वन हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक क्या है हमारे लिए, क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है कि अगर आप देखिएगा स्टैंडर्ड अगर मानना होगा तो किसको मानना पड़ेगा? हाइड्रोजन को। क्योंकि डाल्टन साहब ने इस बात के लिए बताया था कि अगर हमको एटॉमिक वेट थ्योरी दिया था तो वहां पे बोला था कि आप हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान के काम कीजिए। तो फिर दिक्कत क्या हो? दिक्कत बहुत बड़ी हो गई। हम हाइड्रोजन को एक मान के काम नहीं कर सकते, इसको काट दिया गया, इससे हम रिलेट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं करवा सकते सर आप इससे रिलेट? देखिए, इसका बहुत ही मजेदार और सिंपल सा कारण है कि अगर आप हाइड्रोजन से इसको रिलेट करवाने जाते हैं तो एक छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। क्या मिस्टेक हो रही है? हाइड्रोजन का मान एग्जैक्ट 1 नहीं होता है, बल्कि ये 1.008 होता है। तो कहिएगा सर ये दशमलव के 3 अंक के बाद ये जो 8 आ रहा है, इससे क्या मतलब है? आपको पता है कि एक रूम में या एक ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? तेवोगाद्रोज नंबर, आगे पढ़ाने वाला मोल कॉन्सेप्ट में। तो वो अगर मान के चलिए हम 10 के पावर 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 को 0 से, तो जो ये 8 आपको छोटा लग रहा है ये खरबों में चला जाएगा, और वो खरबों से ऊपर चला जाएगा। तो आप सोचिए, क्या ये 8 आपको आगे बहुत ज्यादा कैलकुलेशन एरर नहीं देगा, मिस्टेक नहीं देगा? क्योंकि आप 1 मान के चल रहे हो, वहां 1.008 आ गया। बोलेगा हाँ सर ये तो देगा हमको आगे जा करके। तो बोला कि ठीक है भाई, आप एक काम करो, हाइड्रोजन को छोड़ दो। तो हाइड्रोजन को हम लोगों ने छोड़ दिया, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड नहीं बनाया। ठीक, तो स्टैंडर्ड किसको बनाया गया? तो बोला बाद में ऑक्सीजन को बनाया गया 16 को। इसके साथ भी यही समस्या थी, एग्जैक्ट नहीं था, तो बोला गया इसको भी हटा दो। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन के टर्म में रिलेटिव मास अगर निकाला तो क्या निकाला? RAM को बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसमें बोलते हैं मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। और ऑक्सीजन का तो कि 16 होता है, और हमको 16वां नहीं चाहिए, हमको 16 नहीं चाहिए था, हमको 1 चाहिए था। तो ऑक्सीजन का 16 होता है, तो उसको 16 से भाग देंगे तब ना 1 आएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन के 1 एटम लाने के लिए हमको उससे किससे भाग देना पड़ेगा? 16 से। तब इसका 1 फुट गया, क्योंकि ऑक्सीजन का 16 बटे 16 1, और हमको 1 ही चाहिए था, क्योंकि 1 का 1 से ही तुलना करवाना था। तो फिर ऑक्सीजन वाला भी हम लोगों ने पोस्टपोन कर दिया। तो ढूंढा गया कि भाई ढूंढो कि कौन सबसे अच्छा है। तो 1961 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, और अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में जो हमारे पास द प्रेजेंट स्टैंडर्ड, जो हम लोग आज में स्टैंडर्ड यूनिट इस्तेमाल करते हैं, एडॉप्ट मतलब उसको स्वीकृत कर लिया गया, ठीक है ना, इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय समूहों के द्वारा। कब? 1961 ईस्वी में। और उन्होंने बोला कि जो मास है 1 कार्बन एटम 12 का। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अब कार्बन को लिया गया, बोलिएगा सर कार्बन, हाँ कार्बन का एग्जैक्ट 12 के आसपास में होता है, उसमें भी कुछ कमी बेसी होगा तो वो 12 के आसपास पहुंचा देता है, मतलब सबसे सटीक आपको ये 12 देता है। तो बोलिएगा अच्छा ये क्या लिखा हुआ? कार्बन 12। देखिए बाद में खोज हुई कि कार्बन को सिर्फ 12 नहीं, हम और भी बना सकते हैं आइसोटॉप, जैसे कार्बन 11, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो बोला कि ऐसे तो सिर्फ कार्बन बोलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि हम कार्बन के कौन से आइसोटॉप्स ले,
11 वाला, 12 वाला, 13 वाला, 14 वाला। इसीलिए नॉर्मल कंडीशंस में हम लोग बोल देते हैं कार्बन 12, ताकि बच्चा समझ जाता है कि कार्बन का 12वां वाला लेना है, ठीक है ना। आइसोटॉप्स कौन सा लेना है? 12वां वाला, जो नेचर में पाया जाता है नॉर्मली रूप से, ठीक है ना। पाया तो खैर तीनों जाता है, 12, 13, 14। कार्बन 14 पद्धति से हम लोग क्या बोलते हैं, जांच भी करते हैं लाइफ प्रूफ के लिए। आपको कार्बन 14 डेटिंग ये सब सिखाया जाएगा, खैर वो आए की बात है। बट बेसिक रूप से आप ये समझिए कि भैया कार्बन का हमको कौन सा आइसोटॉप लेना है, तो 12। तो आप कहिएगा, आप टाइल्स वाले एग्जाम्पल पर थे, तो आपको क्या बोला गया था कि पूरे घर में कितना टाइल्स लगेगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप एक के कितना लगता है, उसके बाद आप जितना चाहो मल्टीप्लाई कर लो। तो बताइए, कार्बन तो यहाँ 12 लेकर आ जाएगा क्योंकि खुद का उसका 12 है, और हमको चाहिए एक था, तो 12 को 12 से ही भाग देंगे तो एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो यही बात ये कह रहा है कि मास ऑफ 1 कार्बन, ठीक है ना, C12 एटम 1/12, ठीक है ना, मतलब 1/12वां हिस्सा, ताकि ये कट के एक आ जाए और हमको एक के एक से तुलना करना पड़े। तो अगर कोई पूछेगा रिलेटिव एटॉमिक मास, तो यहां पे हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास को डिवाइड करेंगे मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन गुने 12, ठीक है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, 12, ठीक है। तो अब यहां पे सवाल है कि इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। अब सवाल यहां पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है, ठीक है। तो अब बताइए, हमने किसको स्टैंडर्ड माना है? तो कहिएगा सर आपने स्टैंडर्ड माना है। बहुत आसान और सरल शब्दों में आपको समझा रहा हूं। किसको स्टैंडर्ड माना है? तो आप कहिएगा सर हमने स्टैंडर्ड माना है। बस लेक्चर को सुनते रहिए। कार्बन को, हाइड्रोजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को छोड़ दिया, हमने किसको स्टैंडर्ड माना है? कार्बन को। तो बोला कार्बन को स्टैंडर्ड माना, तो आज से उसी को यूनिट बना दिया जाए, उसी को ही उसी से मान के हम बाकी को मापेंगे, वही हमारा स्टैंडर्ड हो गया। स्टैंडर्ड को ही तो यूनिट कहते हैं, तो इसको नाम पड़ गया एटॉमिक मास यूनिट। तो ये क्या कहता है? ये कहता है द एटॉमिक मास यूनिट AMU इज इक्वल टू 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप। मैंने यही बात आपको भी समझाया कि एटॉमिक मास यूनिट में AMU में इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है? तो एटम के, कौन से एटम के? कार्बन एटम के। कौन से कार्बन एटम के? 12वां वाले आइसोटॉप्स के। C12 कार्बन 12 आइसोटॉप्स के एटम के, 1 एटम के 12वें भाग के, कौन से भाग को? 1/12वें भाग। तो बोलेंगे 12वें भाग के मास को हमने कितना कंसीडर किया है? एटॉमिक मास यूनिट के तौर पे हमने रख लिया है कि आज से इसी से तुलना करवाना है। इसी के लिए यहाँ आप देखिएगा लिखा होगा 1 AMU बराबर 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन C12 एटम, ठीक है। या आपको पता है जो एटम बना होता है एग्जैक्टली वो न्यूक्लियॉन्स के मतलब कि मास के आसपास होता है। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? अब इस पे अगर मैं डिटेल जानकारी देना चालू करूं तो न्यूक्लियॉन्स के बारे में मुझे फिर एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर चालू करना पड़ेगा। तो बेसिक आपको मैं समझा दूं कि एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ठीक है। बेसिक से बात समझ लो। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि एग्जैक्टली में 1 AMU मास होता है किसके? अप्रोक्सीमेट है लगभग 1 न्यूक्लियॉन्स के, कार्बन एटम के 1 न्यूक्लियॉन्स के। और जब एक कार्बन को 12 से भाग दिया गया कार्बन एटम के मास को, तो वो आया 1.66 10⁻24 ग्राम। ये ग्राम आया। अगर मैं केजी में बात करूं तो फिर केजी में अलग आ जाए, क्योंकि 3 शून्य आगे बढ़ जाएगा माइनस के साथ है। तो 1.66 10⁻27 केजी, ठीक है। ये आपका 1 AMU का मान आया, 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। आपको पता है जब डाल्टन साहब ने इस चीज पे रिसर्च करना चालू किया था तो 1 AMU को हम 1 डाल्टन भी कहते हैं, ठीक है ना, 1 डाल्टन, ठीक है। लेकिन अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया और रिप्लेस कर दिया है U के साथ। तो जहां भी U लिखा होगा तो समझ जाइएगा AMU की बात कर रहा है, एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट क्या है? तो ये क्या कहता है? कार्बन के 12वें हिस्से को, कार्बन 12 के 12वें हिस्से को अपना स्टैंडर्ड बना लिया और बोला कि आज से इसी से आपका काम चलाना पड़ेगा, इसी से सबको मापना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। अगर प्यारे बच्चों यहां देखिएगा, अगर मैं बात करूं एटॉमिक मास, तो यहां पर सिंपल सी बात है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं, एटॉमिक मास किसे कहते? तो कहिएगा इट इज द मास ऑफ 1 एटम। किसी भी सबस्टांस के एक एटम को मास
जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसके रूप में, एएमयू के रूप में, क्या कहलाता है बुआ, एटॉमिक मास। ठीक है, किसी भी एटॉमिक मास का मतलब किसी भी सबस्टांस, किसी भी एलिमेंट, किसी भी कंपाउंड, किसी भी मॉलिक्यूल, किसी का भी एक होना चाहिए। ठीक है ना, एक एटम के सबस्टांस, ठीक है ना, जिसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एएमयू में, उसको एटॉमिक मास कहते हैं। ठीक है ना, खैर एटॉमिक मास होता है रिलेटिव एटॉमिक मास गुने एक एएमयू। अभी तो बोला ना कि किसी को भी मल्टीप्लाई कर देना है, किसके टर्म में दिखाना है, एएमयू के टर्म में दिखाना है। ठीक, अब कहिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये एक तरह से नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितना प्रेजेंट है उस एटम में, ये बात को दिखाता है। कहिएगा एटॉमिक मास क्या दिखाता है, तो वो ये दिखाता है कि कितने न्यूक्लियॉन्स उसमें प्रेजेंट है। अब ये न्यूक्लियॉन्स वाली कहानी सब क्या है तो आगे देखेंगे, अभी इस बेसिक में पूरा ला के अगर इसको कचरा कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। इसके टॉपिक बाय टॉपिक रहते, धीरे धीरे हम लोग केमिस्ट्री के परत को दर बर दर खोलेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बातें हुई, इसको बोलेंगे द एटॉमिक। ठीक, अब सवाल है ग्राम एटॉमिक मास क्या है, तो कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सी बात है। किसी एटॉमिक मास को अगर आप एक्सप्रेस करते हो किसके रूप में, ग्राम के रूप में, तो उसी को क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। तो कहिएगा सर किसी को करते हैं क्या, कुछ लिस्ट विस्ट है, तो हमारे पास देखिए ये लिस्ट है। इस लिस्ट में मैंने पूरा बता दिया है कि एटॉमिक मास कितना है, सभी को आपको उतार लेने हैं। इस चार्ट को देख लीजिए, मैं हट जाता हूं और आप इस चार्ट को, है ना, आराम से सबको नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि कितना होता है, ऑक्सीजन का O है तो 16 होता है। ठीक है ना, पोटेशियम का K है इतना होता है, सिलिकॉन का, सिल्वर का, सोडियम का, हीलियम का, फ्लोरीन, कॉपर, क्लोरीन, कार्बन, कैल्शियम, सबका यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। देखिए कार्बन का यहाँ पे देखिए 12 है। ठीक, ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर 16 है। तो इस तरह से है यहाँ पर। अब सवाल है, चलिए एक एग्जाम्पल जरा बता दीजिए। तो चलिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है ना, एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ O एटम एंड इट्स एटॉमिक मास। ठीक है, तो आप एक बात बताइए, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स O में कितना प्रेजेंट होता है, तो 16 होता है। ठीक है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होगा, 16 होगा। ये हमारा आ गया पहला का आंसर। लेकिन अभी हमसे पूछ रहा है एटॉमिक मास कितना होगा। ठीक है, तो अब यहां पर एटॉमिक मास बराबर मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, रिलेटिव एटॉमिक मास को एक एएमयू से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एटॉमिक मास उसी को ना कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास को एक्सप्रेस कर देना है किसके रूप में, एटॉमिक मास यूनिट के रूप में। तो रिलेटिव एटॉमिक मास को मैंने क्या किया, एक एएमयू को ये मल्टीप्लाई कर दिया। रिलेटिव का मान है 16, इसका मान है 1, तो हो जाएगा 16 एएमयू। अगर आप इसको तोड़िएगा तो यह आ जाएगा 16 गुने एक एएमयू में कितना होता है, 1.66 10 के पावर -24 ग्राम। ठीक, अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अगर आप देखिएगा तो इतना एएमयू बोलिए तो इतना ग्राम आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर यहाँ लिख दिए, तो आपने किसका मान निकाल लिया, ऑक्सीजन का। इसी तरह मैं कार्बन का बोलूं तो कार्बन का, मैं जिसका चाहूं उसका निकलवा सकता हूं आपसे। क्यों, बस खाली क्या करना है, एटॉमिक मास निकालने के लिए जो रिलेटिव एटॉमिक मास है उसको मल्टीप्लाई करते चले जाना है, केवल किस संख्या से, इस संख्या में। तो कहिएगा रिलेटिव एटॉमिक मास का चार्ट है क्या, तो यहाँ पे दिया हुआ है ना सबका, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा एक एएमयू से तो आपको सबका आंसर आना चालू हो जाएगा, एटॉमिक मास कितना होता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि सारे का एटॉमिक मास निकाल के दिखाना है आपको। ठीक है, इस एग्जांपल से। तो चलिए आप ये समझ चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल है मॉलिक्यूलर मास क्या है। एटॉमिक मास तो आपने पढ़ा दिया, मॉलिक्यूलर मास क्या है। देखिए बहुत ही बेसिक सा आंसर है कि प्यारे बच्चों, एटॉमिक मास में आप एटम को लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास में आप मॉलिक्यूल्स को लेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर के आपस में निर्माण करते हैं दूसरे का, तो उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, क्या बोलते हैं बुआ, मॉलिक्यूल। तो आप देख लीजिए यहाँ पर द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सबस्टांस, एकदम बेसिक सा, चाहे वो एलिमेंट हो सकता है, चाहे वो कंपाउंड हो सकता है, चाहे तो वो O2 हो सकता है, चाहे तो वो CO2 हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो कहते हैं उसके नंबर ऑफ टाइम्स, कितना गुना वो बड़ा है, किससे बड़ा है, कार्बन से वो कितना, कार्बन के 12वें हिस्सा से वो मॉलिक्यूल्स कितना गुना बड़ा है। एटम में एटम कितना गुना बड़ा था, इसमें मॉलिक्यूल्स कितना गुना बड़ा है। बट अभी भी हम जो संगठन ले रहे हैं उस संगठन में अभी भी हम लोग कार्बन को ही तवज्जो दे रहे हैं, कार्बन से ही हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों यहीं पे बात है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का मतलब हुआ मास ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्टेंस। किसी भी एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो निकाल लीजिए और वही कार्बन वाले हिस्से से भाग दे दीजिए, बेसिक सा बात है। तो कोई आपसे पूछेगा मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला, तो एक एमयू तो परमानेंट है, चाहे एटम होगा चाहे मॉलिक्यूल्स होगा, इससे तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा। वहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास था, यहां पर रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है।
कहिएगा सर इसका एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो बहुत अच्छा, आपको सिंपल से एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है ये, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। सॉल्व सोल्यूशन, कोई आपसे पूछता है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, इतना आपको दिया गया है मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है, आप सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 6 यहां पर सी है प्लस 12H है प्लस 6 यहां पर O है, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है 12, ठीक है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा 12 छक, हाँ, तो 12 से कितना हो जाएगा 72, 12 प्लस 16 छक 96, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 7 8 9 10, है ना, 9 10 17 1 18 180, और ये हमारे पास आ जाएगा AMU, ठीक है। तो हमने ये निकाल लिया, और अगर हमने रिलेटिव निकाल लिया, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर निकालना होगा तो कुछ नहीं करेंगे, जो ये आया है ना 180, इस AMU को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.66 10 के पावर -24 ग्राम से, तो हमारा ये निकल जाएगा, है ना, मॉलिक्यूलर मास। तो आप समझ गए हमें कैसे निकालना है। तो अगर इस तरह से दिया रहेगा तो आपको आराम से निकाल लीजिएगा, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया, चुप कुछ नहीं करना। 6 गो C है, 12 गो H है, और यहाँ पे O है 6 पीस। तो C कार्बन का 12 होता है, मैंने बताया, ऊपर पूरा चार्ट दिखाया था आपको, ये 1, O का 16, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना AMU आ गया। लेकिन अगर हमको AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है, तो कुछ नहीं करना, एक AMU में इतना होता है, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देना, हमारा आ गया आंसर, सिंपल तो है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आई थिंक आप आज की क्लास में एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए हैं तो कल की लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि कल हम लोग इस पूरे चैप्टर का महाराजा यानी मोल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, और जितना अगर आपको आसानी से समझ में आएगा, उतनी ही आसानी से मोल कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।